हे गाइस महोदय, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो बहुत लंबा नहीं आता है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है जो कि 5 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में ये ज्यादातर पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहले समझ लेते हैं। देखो, जब भी किसी भी मेटल सरफेस पर हम इंसिडेंट रेडिएशन डालते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, या फिर उस फ्रीक्वेंसी की जो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है। और हमें पता है यार, मेटल सरफेस जो है मेटल सरफेस है वहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मेटल भी इवन बहुत सारे एटम से मिलकर के बनी होती है। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, जब हम किसी भी एटम पर रेडिएशन डालते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, जैसे यूवी रे या फिर एक्स रे, ये जब हम डालते हैं तो एक्स रे क्या काम करती है, उस एटम के कोर इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकाल देती है। और जो यूवी रेडिएशन होती है वो उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। वैसे ही जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर भी बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे और उस एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो बाहर निकाल देती है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जरूरी नहीं है एक्सरे या फिर यूवी रेडिएशन जब डालेंगे तभी शो करेगी। कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि विजिबल लाइट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देती हैं, यानी कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनके सरफेस से जब हम विजिबल लाइट डालते हैं, देखो विजिबल लाइट, यूवी रे या फिर एक्सरे, ये सारी की सारी ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ही एक रे होती हैं, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती हैं। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सरे देखने को मिलती है, यूवी रे देखने को मिलती है, गामा रे देखने को मिलती हैं। और जब लो फ्रीक्वेंसी की तरफ हम आते हैं तो हमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर रीजन की वेव और विजिबल रे, ये सारी की सारी देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रा होता है ना उसमें देखने को मिलती हैं। तो जब हम किसी भी मेटल पर, ज़्यादातर जो मेटल होती हैं उनसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो यूवी रेडिएशन डालनी पड़ती है, तब ही निकल पाती हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशंस काफ़ी पावरफुल होती हैं। तो यूवी रेडिएशन मिनिमम चाहिए होती हैं ज़्यादातर मेटल को उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट हम विजिबल लाइट से भी करा सकते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ही होती हैं ऐसी, क्योंकि सारी की सारी मेटल्स, जो जितनी भी मेटल्स होती हैं, ज़्यादातर मेटल्स वो यूवी रेडिएशन उस पर डालते हैं तभी इजेक्ट हो पाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में अगर आता है तो वो देख लेते हैं। दिस इफेक्ट ऑब्जर्व बाई जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ मेटल, electrons are ejected from metal. This phenomena is called photoelectric effect। ये मैं बता चुका हूं। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो इफेक्ट है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जे थॉमसन। जे थॉमसन काफी बड़े साइंटिस्ट थे, जिसने एटम की भी शायद डिस्कवरी की थी, एटम की भी डिस्कवरी में उसने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, उसने सबसे पहले खोजा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सर्टेन वेवलेंथ अगर किसी भी मेटल सरफेस पर हम डालते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन जब डालते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। देखो यार, पिछली अगर आपने क्लास देखी है मेरी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये अगर आपने देखी है ना तो इस टॉपिक को आप आराम से समझ जाओगे। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि देखो ये चीज़ें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्पेक्ट्रो समझनी है तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जब हम रेडिएशन डालते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है आगे ये हम देख चुके हैं। अगली चीज, ओनली फ्यू मेटल्स शो दिस इफेक्ट अंडर द विजिबल लाइट, यानी कि कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो कि विजिबल लाइट में
ये इस इफेक्ट को शो करती हैं। क्योंकि ये इफेक्ट क्या कहता है, जब रेडिएशन हम किसी भी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना इतना आसान नहीं होता है। ज़्यादातर मेटल्स विजिबल लाइट में नहीं शो कर पाती हैं, यानी कि विजिबल लाइट अगर उस पर डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर मेटल्स में यूवी रेडिएशन डालनी पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिस पर विजिबल लाइट अगर हम डालते हैं तो वहां से इजेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट मैनी मोर मेटल्स शो अंडर द यूवी लाइट। अगर जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं वो विजिबल लाइट में इस इफेक्ट को शो करती हैं, ठीक है। अगली चीज, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी समराइज इन फॉलोइंग पॉइंट, यानी कि इस इफेक्ट को हम इन फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू समझा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी मेटल हैज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर एक मेटल जो होती हैं उनके पास एवरी मेटल्स, यानी कि जितनी भी मेटल होती हैं उनके सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो उसके लिए हमें कुछ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। और हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अगर किसी भी एटम की बात करते हैं तो एटम में न्यूक्लियस होता है, ये चारों तरफ इसके ऑर्बिटल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मान लो मुझे ये या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो मुझे इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इस अट्रैक्शन को अगर तोड़ना है तो वो मिनिमम एनर्जी जो इस अट्रैक्शन को तोड़ सकती है वो मिनिमम एनर्जी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होती है। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और उसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी एक टर्म्स है जो कि एनर्जी का ही एक फॉर्म है, यानी कि एनर्जी का ही एक टर्म है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है फ्रीक्वेंसी। जैसे टेम्परेचर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये भी एनर्जी ही है। टेम्परेचर भी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी भी एक एनर्जी का ही टर्म्स है, ठीक है। वैसे ही अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट, इस एटम से इजेक्ट कराना है तो इसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन लग रहा है इसे तोड़ना पड़ेगा, और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि ये जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को तोड़ने के लिए, ये जिस एनर्जी से इस न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और इसे तोड़ने के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहां पर हम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यूज कर रहे हैं, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ सके। यानी कि जब हम रेडिएशन डालेंगे, मान लो ये हमारी 10 जूल पर इस अट्रैक्शन को तोड़ती है, तो जूल, देखो जूल के मैं केवल आपको मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। यहां पर हम फ्रीक्वेंसी जो हम डालते हैं ना, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, वो सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में होती है। जूल केवल आपको मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को ये बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी को क्रॉस करने के लिए, यानी कि जिस एनर्जी से ये बंधा हुआ है इस न्यूक्लियस के साथ, इसको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। तो जब हम रेडिएशन डालेंगे 10 जूल की तो ये इसके न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है उसे तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। अगर मैं 9 जूल एनर्जी डालता हूं, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वो अगर 9 जूल है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि क्वांटम में हर एक चीज, क्वांटम लेवल पर हर एक चीज फिक्स होती है। अगर किसी पार्टिकल को 10 जूल एनर्जी चाहिए तो 10 जूल एनर्जी ही चाहिए, यानी कि वहां पर चीजें फिक्स होती हैं। 10 मतलब 10, अगर आप 9.99 जूल डालते हो तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, उसे 10 जूल चाहिए तो 10 जूल ही चाहिए। तो 10 जूल जब मैं इस पर रेडिएशन डाल दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा और बाहर निकल जाएगा, इस अट्रैक्शन को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ये मैं मेटल सरफेस की बात कर रहा हूं। ये मेटल, मान लो इसके सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि मेटल सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन है। यार मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े थोड़ी ना होते हैं, इसीलिए हमारे जो मेटल सरफेस है उस पर एटम्स होते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। उस अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, और वही है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे म्यू
म्यू नोट के साथ हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अगली चीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी बट does not depends on the intensity of incident light। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, एक तो जो इजेक्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी फिक्स नहीं होती है, इसकी एनर्जी क्वांटाइज नहीं होती है। यानी कि अगर मैं यहां से 50 जूल एनर्जी डालता हूं, 50 जूल एनर्जी डालता हूं, तो 10 जूल तो यहां पर काम आ गई बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए। यानी कि जिस एनर्जी से ये न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को तोड़ने के लिए मेरी 10 जूल तो काम आ गई। क्योंकि यार जहां पर ये जो ये अट्रैक्शन है ना, ये 10 जूल का है, यानी कि 10 जूल तो मुझे मिनिमम एनर्जी चाहिए इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब जो 40 जूल एनर्जी बच गई वो इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 40 जूल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगी। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी में डालूंगा उतनी ही मेरे पास है, उतनी ही ज़्यादा मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाती जाएगी। यानी कि ये जो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ये फिक्स नहीं है, ये क्वांटाइज नहीं है, लेकिन हमारी जो ये एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये फिक्स होती है। अगर आप 100 जूल डाल रहे हो तो 10 जूल यहाँ पर काम आ जाएगी और 90 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के। तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं होती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, तो ये जो डिपेंड करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में काम करें, सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में यूज लें, तो अगर मान लो मैं 300 सेंटीमीटर इनवर्स यूज कर रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 सेंटीमीटर इनवर्स है और 100 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर काम आ रही है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इनवर्स इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए काम आ रही है, तो 200 सेंटीमीटर इनवर्स मेरे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मैं यहाँ पर 500 जूल लेता हूँ तो 100 जूल यहाँ पर काम आ जाएगी इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए, और यहाँ पर मेरी 400 जूल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर। यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर मैं 500-300 जूल ही रखूं लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ भी नहीं होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। अगली चीज क्या है, द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर इंसिडेंट लाइट की हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे ना मेटल सरफेस से वो बढ़ जाएंगे। तो देखो, अगर हम पानी को एक तो लो फ्रीक्वेंसी लो तप्त पर गर्म करें, एक थोड़ा हाई तपत पर गर्म करें, तो लो तप्त पर अगर हम गर्म करेंगे टेम्परेचर सेम है, जो लो तप्त है ना उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और एक जो हाई तप्त है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हाई तप्त पर हमारा जो पानी है वो तेजी से उबलेगा और जो लो तप्त है उस पर धीरे धीरे उबलेगा वैसे ही, लेकिन एक में तेज उबल रहा है एक में धीरे उबल रहा है। टेम्परेचर फिक्स है, एक में धीरे उबल रहा है एक में तेज उबल रहा है। वैसे ही अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे इजेक्ट होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाले हैं सरफेस से, मेटल सरफेस से, वो ज्यादा इजेक्ट होंगे। यानी कि पहले अगर एक इजेक्ट हो रहा है तो अब बहुत सारे इजेक्ट होंगे, 10-15 इजेक्ट होंगे। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारे इजेक्ट होंगे ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास दो चीजें हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हम डाल रहे हैं ना, जो इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है। दूसरी चीज, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ाने हैं जो इजेक्ट होंगे, यानी कि इजेक्टेड नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाने हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हमने पानी का एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर हम लो तप्त पर काम करेंगे तो पानी
पानी तो उबलेगा लेकिन धीरे उबलेगा। अगर हम हाई तपत पर काम करेंगे तो ज्यादा तेज उबलेगा वो पानी। अगली चीज क्या है, एक्सप्लेन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन व्हेन ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फोटोन हम डाल रहे हैं, रेडिएशन जो डाल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इट नॉक्स आउट द सरफेस इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर म्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर किसी भी मेटल सरफेस पर डाल रहे हैं तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। अगली चीज, इन दिस प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि यहां पर जब हम मेटल सरफेस पर हम इंसिडेंट रेडिएशन डालेंगे तो वहां पर उसे इजेक्ट कराने के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, उसे तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी काम आएगी, मिनिमम एनर्जी काम आएगी। वो एनर्जी कितनी होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि इस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलेंगे ऑफ द मेटल। यानी कि ये जो वर्क फंक्शन है ना, यही है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ये दोनों सेम ही है। यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए वो मिनिमम एनर्जी जो कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ सके, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, उस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, उसे तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहां पर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन कहते हैं, WO। ठीक है। अगली चीज, द रिमेनिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल would be given as kinetic energy of ejected electron। यानी कि जो हम फोटोन की रेडिएशन डाल रहे हैं, मान लो 500 जूल डाल रहे हैं हम, 300 जूल कहां पर काम आ गई, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि उसे उस बाइंडिंग एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए काम आ गई। और जो बच गई, देखो 500 सेंटीमीटर इनवर्स हम डाल रहे हैं, 300 सेंटीमीटर इनवर्स कहां पर काम आ गई, उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए। और 200 जूल कहां पर, सॉरी 200 सेंटीमीटर इनवर्स कहां पर काम आ गई, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जो बाकी बची हुई एनर्जी है, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के अलावा जो बाकी बची हुई एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एच क्या है हमारी, एच हमारी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी रेडिएशन की एनर्जी है, एच। ठीक है, इक्वल टू WO क्या है हमारी, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या, यहां पर 300 जूल इजेक्ट होने के लिए, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो है हमारी WO। ठीक है, WO प्लस हाफ mv²। हाफ mv² क्या है हमारी, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मान लो यार हम 500 सेंटीमीटर इनवर्स डाल रहे हैं तो 300 सेंटीमीटर इनवर्स तो यहां पर काम आ गई, 300 सेंटीमीटर इनवर्स काम आ गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए। और यहाँ पर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ले गए हैं 200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यानी कि अगर 200 प्लस 300 का कितने हो गए, 500 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि जो हम रेडिएशन की जो एनर्जी डाल रहे हैं, यानी कि एच न्यू जितना हमारे है ना, वो इक्वल टू होगा, वो बराबर होगा वर्क फंक्शन और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, उसके बराबर होगा। अगली चीज, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ mv²। एच न्यू नोट क्या है, एच न्यू नोट हमारा वर्क फंक्शन ही है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर न्यू नोट है ये। ठीक है, इसे न्यू नोट कर दो। न्यू नोट क्या है हमारी, थ्रेशोल्ड, न्यू नोट है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ mv²। हाफ mv² क्या है हमारा, ये है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो अगली चीज क्या है, अगर हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 500 माइनस 300, यानी कि हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है एच न्यू, वो माइनस हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी एच न्यू, हमें सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 500 माइनस 300, यानी कि 500 क्या है हमारी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू नोट ये ठीक है, एच न्यू नोट कर दो, एच तो प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ही। एच न्यू नोट क्या है, यहाँ पर
थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है। तो 500 माइनस 300 बराबर 200, ठीक है, वो आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² इक्वल टू h को हम कॉमन ले लेंगे, h क्या है प्लांक कांस्टेंट, इसके अंदर क्या आएगा म्यू माइनस म्यू नोट। म्यू क्या है, म्यू है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हम रेडिएशन जो डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में से हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे तो हमारी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम पता लगा सकते हैं। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।